As we all know, suicide is the second leading cause now, and it is like increasing day by day, especially during this pandemic. So in last three sessions we discussed so much to understand different perspectives, clinical perspective for children and adolescents, what we can do in the family, perspective from Kashmir, what are the situations which are making them like in different way, what are their issues, how we can deal. So now for today, now we have Dr. Josna Joshi ma'am to give us insight about factor influencing adolescents towards suicide. So Dr. Joshi is professor of psychology at Sarojini Naidu Government Girls PG College, Bhopal, Madhya Pradesh, which is like my parent institute. And I'm privileged to be a student of ma'am during my graduation day. And she has an experience of 40 years, especially in working with adolescents uh, struggling with stress and depression. Her aim is to help to enhance their self-awareness emotionally, cognitively, physically, and to assist them in making life affirmatively choices by taking positive actions. Apart from that, ma'am is also trainer for many training institute, including Prashashan Academy, where IAS to be IAS get trained. Even some senior officers from the administrative departments are coming for the stress management and other trainings. And there are so much, because like guidance and counseling courses, there are so much initiative done by ma'am during our college day, and still she is going on with this. So today we welcome ma'am with us, and she will talk about like on very ground reality, what is exactly happening with the adolescents, why they are, कहाँ से वो थॉट शुरू होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो रिजेक्शन क्यों नहीं हैंडल कर पाते हैं, होपलेसनेस कहाँ से शुरू होती है उस एज में, जिस एज में हम बोलते हैं कि हमारे सपने शायद सबसे बुलंदी पे होते हैं, हम वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटी सी फेलियर कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से तोड़ देती है, वो पूरी होप खत्म कर देती है, और वो एक ऐसे कदम की ओर आगे बढ़ जाते हैं जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा होता। उसमें सबसे ज्यादा फैमिली अफेक्ट होती है, उनके दोस्त अफेक्ट होते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड प्लीज स्टार्ट विथ योर स्पीच प्लीज। हेलो, थैंक यू श्वेता। मैं तो हमसे आगे और इतनी पॉपुलर जगह पर इतने अच्छे सोशल वर्क से जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू सो मच मुझे जोड़ने के लिए। इंस्पिरेशन आप ही से मिलती है हम लोगों को, सबसे बड़ी बात ये है। जी, थैंक यू सो मच। जिंदगी जीने का नाम है, अ रे ऑफ होप। मैं आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्वेता को मैं बधाई देना चाहूंगी कि वो इस ऐसे मंच पर सबको लेकर के आई हैं जो आज की बहुत समसामयिक, जो हमारी अभी की रिसेंट प्रॉब्लम्स जो हैं 2-4 सालों में 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, जीवन जो है वो बहुमूल्य होता है, और जो कि हमें प्रकृति से, नेचर से मिलता है, उसको संजो कर रखना, संभाल कर रखना हम सब की खुद की भी और हमारे समाज के, परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं, अनचाही स्थितियां आ जाती हैं, दुर्घटना हो जाती है, घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? शायद मन से व्यक्ति हार जाता है, वो बच्चा हार जाता है मन से। और जिंदगी में ये कहावत भी कही गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, तो हम हार नहीं मानेंगे विपरीत स्थितियों में भी। लेकिन कभी जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, उन क्षणों में हम अपने जीवन में हार मान लेते हैं। ऐसी स्थितियां कुछ अनफॉर्चुनेट होती हैं और बच्चों के साथ आती हैं। 2015 में यूएस के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जो स्टडी की थी, उसमें उन्होंने माना था कि सुसाइड इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर एडोलेसेंट्स। डेफिनेटली फर्स्ट कॉज जो होता है वो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कई बार व्यक्ति के बस में, उसके कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन सुसाइड कर लेना या जीवन का खुद अंत करने की सोच रखना या अंत कर लेना, ये व्यक्ति की मन की स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने इसी सर्वे में आगे बताया था कि 17% ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्टेड सीरियसली कंसीडरिंग सुसाइड।
जबकि 13.6% ऑफ स्टूडेंट्स हैड मेड अ सुसाइड प्लान। मतलब बनाते रहते हैं कि हमें तो जीना नहीं है, हमें तो अंत कर लेना अपने जीवन का। एंड 2.7% हैड मेड अ सुसाइड अटेम्प्ट। ये आंकड़े बहुत दुखी करने वाले हैं। पिछले 10, 12, 15 सालों में हमारी सोसाइटी में भी, इंडिया में भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। सोचने वाली बात ये होती है कि क्या फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सोसाइटी अपने बच्चों को हम कैसा माहौल दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं ऐसा उनको जिसके कारण वो इस नेगेटिव कंडीशन में, नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं, उनके अंदर इस तरह की स्थितियां गुजर रही हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है जिस पर हमें सोचना चाहिए और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात के लिए। अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स across multiple domains have been identified for suicidal thoughts and behavior in adolescents। बहुत सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो आते हैं। मैं बहुत सीरियस टर्मिनोलॉजी में नहीं बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है इसका जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। जब बच्चे के अंदर होपलेसनेस की फीलिंग आने लगती है, जिसे ये माना जाता है कि अ की साइकोलॉजिकल फैक्टर इन इन्फ्लेमिंग सुसाइड रिलेटेड आउटकम। जब व्यक्ति होपलेस हो जाता है, उसके जीवन में उसे कोई आशा की किरण नजर नहीं आती, तो वो व्यक्ति जो है उस तरह के विचारों में, उस तरह की टेंडेंसी की तरफ जाने लगता है और उसमें आत्महत्या के विचार जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। Hopelessness has consistently been associated with and predictive of suicidal thoughts and behavior। ये एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है कि लगातार ये चीज अगर किसी बच्चे में है, एडोलेसेंट में है, और एडोलेसेंट एज श्वेता हैंडल विद केयर होती है। एक ऐसे सॉफ्ट पॉट की तरह होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है कि जरा सा हाथ लग जाएगा तो वो टूट सकता है। तो हैंडल विथ केयर की जो स्टेज है उसमें अगर सुसाइडल बिहेवियर दिख रहा है या सुसाइडल थॉट्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि उसमें होपलेसनेस क्यों आई है, इतनी निराशा कहाँ से आई है। डेफिनेटली ये एक स्कीमाज होते हैं, कॉग्निटिव स्कीमाज होते हैं जो कि नेगेटिव व्यूज और एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, उन्हें अपने भविष्य में कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है, और जब वो अपने भविष्य में अपना कोई फ्यूचर नहीं देख पाते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करेंगे, वो कहाँ जाकर सफल होंगे, वो क्या करेंगे, कहाँ उनकी सेल्फ आइडेंटिटी वो देख पा रहे हैं, अगर वो कहीं नहीं देख पाते हैं तो वो अपने आप को, खुद को ही सबसे पहले रिजेक्ट करना शुरू करते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है उनसे, वो कुछ नहीं कर सकते और कहीं कोई आशा की बात नहीं होती है। तो जब ये चीज आती है तो डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि वो अपनी अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहा है, समाज में, परिवार में कहीं नहीं देख पा रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं जितने भी, और इसके बढ़ने पर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो होपलेसनेस एक सबसे बड़ा सिम्टम कह लें या कारण कह लें जिसके कारण व्यक्ति, एडोलेसेंट जो है, किशोर जो है, वो आत्महत्या के विचारों की तरफ आगे बढ़ता है। मैं इसके बढ़ने के कारण और स्थितियों पर कि कौन से कारण ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे में होपलेसनेस बढ़ती है, उस पर हम 2-3 कारण और जान लें और उसके बाद हम एक साथ तीनों को मिलाकर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव जो कंडीशन होती है, दैट इज फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। उपेक्षित महसूस करना, परिवार में, पीयर ग्रुप में, स्कूल में, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, दोस्तों के साथ। तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तुम फलाना गेम नहीं खेलते हो, तुमको इतने लाइक्स नहीं मिलते हैं, हमको मिलते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाता है रिजेक्शन से, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है।
तो डिप्रेशन तो होगा ही। जब हम बात कर रहे हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है बच्चे में, रिजेक्शन के कारण उसके अंदर एंगर पड़ने लगता है। जो भी उसको रिजेक्ट करता है, जो भी सिचुएशंस रिजेक्ट करती हैं, जो भी जिस भी रिलेशन में उसको रिजेक्शन मिलता है, वहां से वो धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने पीयर ग्रुप से, अपनी सोसाइटी से वो अलग होने लगता है। आइसोलेशन, लोनलीनेस में जाने लगता है और उसमें फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी डेवलप होने लगती है। और एक और चीज होती है, इस दौरान जब उसको रिजेक्शंस मिलते हैं तो वो ऐसी जगह अट्रैक्ट होने लगता है जो बहुत पॉजिटिव सिचुएशन वाली नहीं होती हैं। चाहे तो वो ड्रग्स लेने लगता है, चाहे तो वो अल्कोहल लेने लगता है, वो ऐसे रिलेशंस में चला जाता है, वो गैम्बल करने लगता है। अब ये चीजें अगर बच्चा करेगा तो निश्चित रूप से मानिए कि उसमें झूठ बोलने की टेंडेंसी आने लगेगी, उसमें चोरी करने की बुरी आदत आने लगेगी और धीरे धीरे ये चीजें उसको सोसाइटी से और परिवार से अकेला करने लगती है। मेरी नजर में तीसरा सबसे बड़ा जो अभी रिसेंट जो कॉज देखने में आ रहा है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे, जीवन में आगे बढ़ने में हमको बहुत मदद करती है टेक्नोलॉजी, बशर्ते उसका यूज पॉजिटिव, उसका सही इस्तेमाल हो। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, जैसे पबजी जैसे जो खेल हैं, गेम है, वो बच्चों में गेमिंग एडिक्शन लाते हैं। बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और उनको आदत हो जाती है गेम खेलने की। फेसबुक, इंस्टाग्राम से लाइक, डिसलाइक मिलना, कमेंट्स मिलना, रिजेक्शंस होना, उससे बच्चों में सेल्फ इमेज वर्सेस वर्चुअल सेल्फ इमेज का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगता है। जो उसकी इमेज खुद की है और जो वर्चुअल इमेज बच्चा देखता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, क्योंकि जैसा वो सोच रहा है वैसा उसकी शायद वर्चुअल इमेज उसको नहीं मिल रही है और वहां से उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट से वो बाहर आने के में सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि उसमें कोपिंग स्किल्स नहीं है। ज्यादा देर मोबाइल इंटरनेट में समय बिताता है तो लोनलीनेस, आइसोलेशन होने लगता है उसका, आइसोलेशन फ्रॉम रियल वर्ल्ड, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, आइसोलेशन फ्रॉम पीयर ग्रुप, तो वो धीरे धीरे सबसे अलग होता चला जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंडिया की तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति अकेला होता जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। अगर पेरेंट्स अकेले हो रहे हैं, पेरेंट्स ये देख रहे हैं, उनको बच्चों को वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चा अपने आप में अकेला है और उसको एक कंधा चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उसको मिले जहां वो अपनी बातें खुल के रख पाए। वो जब नहीं मिल पाता है तो फिर बच्चे के साथ बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। दरअसल सुसाइडल टेंडेंसी में या उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए एक पूरी यात्रा, जर्नी होती है जो उसके चाइल्डहुड पीरियड से शुरू हो जाती है। वहां से उसके मन में कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां, स्कीमास डेवलप होने लगते हैं छोटे छोटे, और वो जो उनके रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं फैमिली में, वहां से होता है। आप देखिएगा कि एक बच्चा कभी 4 साल की उम्र में, कभी 5 की, कभी 3 साल की उम्र में अचानक एक दिन बिल्कुल बड़ा हो जाता है, एक दिन में बड़ा हो जाता है। कल तक वो छोटा था, अकेला था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, अब अचानक उसके घर में आज एक बच्चा दूसरा जन्म लेता है और वो बच्चा उस दिन बड़ा हो जाता है। अब बच्चे को ये समझना बड़ा मुश्किल है कि तुम तो बड़े हो, कल तक तो नहीं कहा जाता था, आज कहा जा रहा है बड़े हो। यही बच्चा जब 13-14 साल की उम्र तक इसी सब से जूझते हुए चलता है कि छोटे के साथ एडजस्ट करना, ये कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जो रेयरिंग प्रैक्टिसेस में होती है पेरेंट्स के द्वारा। वहां से बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है। अभी तक वो अब सुनता आ रहा था कि तुम तो बड़े हो, तुम तो बड़े हो, और जब बच्चा कभी डिसीजन लेता है, कोई अपने मन की बात सामने रखता है, अपने इंटरेस्ट की, अपने एप्टीट्यूड की बात सामने रखता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने का मन है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उससे कहा जाता है कि नहीं, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम डिसीजन ले सको, अपनी बात सामने रखो। जबरदस्ती उस पर अपने डिसीजन हम थोपते हैं परिवार से, हम उसको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, तुम नहीं डिसीजन लोगे, हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। ये इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजें एडोलेसेंट एज तक बच्चे में आ जाती हैं। जब वो उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होती है,
जब उसको अपनी वीकनेस नहीं पता होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका नहीं बन पाता है। ऐसे में बच्चे को जरूरत होती है सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की, कि वो खुद को तो समझे कि उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, कितना पोटेंशियल भरा हुआ है और वो कर सकता है, बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। वो लाने की जरूरत होती है बच्चों को कि वो खुद को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी वीकनेसेस को पहचाने और धीरे धीरे उन वीकनेसेस को फैमिली, दोस्तों, टीचर्स की मदद से, काउंसलर की मदद से, अगर उन्हें लगता है कि कोई उन्हें गाइड कर सकता है तो खुलकर वो बताएं वहां पर, और उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करें। तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा तो सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो जब हम खुद को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और हमें रिजेक्ट नहीं करने वाला नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि हम जैसे हैं, हम हैं, उसके साथ हमें लाइफ को आगे बढ़ाना है। हमें इमोशनल सपोर्ट, जो लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट होता है उसके कारण बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ज्यादा बढ़ता है। अब इस तरह के इमोशनल सपोर्ट के लिए क्या जरूरी है? क्वालिटी टाइम परिवार में मिले। इसीलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में कम से कम एक समय का मील एक साथ लिया जाता है, वहां बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, पेरेंट्स अपनी बातें शेयर करते हैं, गिव एंड टेक होता है इमोशंस का, एक दूसरे को समझने का प्रयास होता है, तो सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है। और जब इमोशनली बच्चा स्ट्रांग होगा तो उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी वो वीक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और इस कमजोरी के साथ वो बाहर जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह के या तो लोग मिल जाते हैं या पीयर ग्रुप में कोई दोस्त मिल जाता है जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। गलत तरह के रिश्ते डेवलप हो जाते हैं, गलत तरह की आदतों में वो चला जाता है जिसमें रियलिटी से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है बच्चे को। ये बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस बात को। सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसकी गलतियां ना बताएं। सपोर्ट प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे समझाएं नहीं। सपोर्ट का मतलब ये है कि हम उसे ये बताएं कि जब भी कभी आप असफल होते हैं तो हम आपके साथ। असफलता कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है जिससे उबर नहीं सकता व्यक्ति, उससे बाहर नहीं आ सकता। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला जाता है। मेरी खुद की स्टडी में जो मैंने रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट किया था, उसमें 89% बच्चे जो हैं वो फैमिली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ये सोचने देखने वाली बात है, गंभीर बात है कि परिवार जो हमारी बेसिक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी होती है, वहां से ही हम स्ट्रेस दे रहे हैं। हम कहते हैं हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन साथ में हम क्या दे रहे हैं ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो जो केयरिंग होती है वो उतनी बच्चों के फायदेमंद नहीं हो रही है। उस तरह की केयर उस तरह से हम इम्पोज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ला रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेगेटिव थिंग्स बढ़ने लगता है। जहां बच्चे एक बार ड्रग्स की तरफ गए, गैम्बल की तरफ गए, अल्कोहल लेने लगे, वहां उनके इलीगल रिलेशंस भी हो जाते हैं। आपने ये भी बहुत सुना होगा कि आजकल तो वीडियो बना बना के पोस्ट किए जाते हैं, और वो एक बहुत बड़ा इंटरनेट पे कारण होता है, इंटरनेट के यूज का, जिसके कारण बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे फेस नहीं करना। जो अनवांटेड लव अफेयर्स होते हैं, जो रीजनेबल नहीं होते, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते, उसमें उसकी असफलता है, उसमें धोखा मिलना है, ये भी एक कारण होता है बच्चों के सुसाइड करने का कई बार, क्योंकि वहां पर इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है कि वो अपने बात को अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर रख सके, दोस्ती को एक हेल्दी फ्रेंडशिप में रख सके। फिर बुलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे में इंफीरियरिटी लाने के लिए, हीनता की भावना लाने के लिए। वो बुलिंग घर में भी होता है, कजिन्स के बीच में होता है, बुलिंग स्कूल में होता है, हर एक स्टेज पर होता है, बुलिंग किया जाता है बच्चे को। तो जब बच्चा उसको कोप नहीं कर पाता है तो भी उसमें इस तरह का डिप्रेशन या होपलेसनेस या रिजेक्शन की फीलिंग आने लगती है। एक और चीज जो सबसे बड़ी देखी जाती है वो ये है कि बचपन से हम बच्चों को फेल्यूर को एक्सेप्ट करना नहीं सिखा पाते, और उसके
कुछ ना कुछ हम इस तरह के कारण उसमें रखते हैं जो दूसरों को प्रोजेक्ट करते हुए हो। बच्चे को हम बचा लेते हैं, शील्ड दे देते हैं एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उससे बच्चा एक्चुअल जो लाइफ की रियल सिचुएशंस हैं वहाँ कई बार होता है कि हर कोई होता है, हर सारी सिचुएशंस को हम सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएं, सॉल्व कर जाएं, ये जरूरी नहीं होता। कई बार हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दूसरे सॉल्यूशंस पर हमें विचार करना पड़ता है। तो ये एक आदत हम नहीं बच्चों को सिखा पाते कि कोई बात नहीं, असफल हो हैं, हम उठकर खड़े होते हैं, दोबारा हम फिर से जूझेंगे और हम सफल हो जाएंगे। और इस असफलता में हम पेरेंट्स बच्चों के साथ हैं, टीचर्स बच्चों के साथ हैं, उनका एक अच्छा सर्कल बच्चों के साथ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात सामने सही तरीके से, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस नहीं होता, वो भी एक रीजन होता है बच्चे में नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाने के लिए। और एक और जो सबसे बड़ी चीज होती है, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारी सोच अगर सही है, पॉजिटिव है, तो शायद हम लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारा साथ नहीं देता। तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? पॉजिटिविटी आती है कि हम देखें, हम अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश करें, सारे नजरिए को, ये दरअसल नजरिए का सोच है कि क्या करना है। जीवन में जो स्थितियां घट रही हैं वो सबके साथ होती हैं, सफलता, असफलता, फेल्यूर, सक्सेस, कुछ कम पाना, कुछ ज्यादा पाना। न्यूज़पेपर्स में बहुत बार ऐसी छोटी छोटी सी चीजें देखने में आती हैं कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स से जीन्स मांगा नया, उन्होंने कहा आज नहीं दिला सकते, पता चला बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ ये एक रीजन नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी सी बातों पे बच्चे जो है वो हार मान लेते हैं। तो ये उनका नजरिया पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ऐसा होना चाहिए कि हम ये समझें कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है। लाइफ की कॉस्ट हम नहीं देख सकते, जांच सकते, क्योंकि लाइफ सिर्फ कपड़ों, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग थिंग्स के ऊपर से कॉस्टिंग नहीं होती कि कितनी पढ़ाने में खर्च हुआ, कितना बीमारी में खर्च हुआ, कितना उसका खर्च उसके एक पर्सनालिटी 16 साल 18 साल के एक बच्चे की पर्सनालिटी बनाने में कितना खर्च हो रहा है, उससे नहीं होता। क्योंकि इसमें कई ऐसी कॉस्ट इंक्लूड होती है जिनको हम कॉस्टिंग में एसेस कर ही नहीं सकते। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में जो बच्चे को जीवन मिलता है उसकी कॉस्टिंग हम नहीं कर सकते। तो जब जीवन इतना बहुमूल्य है तो फिर हमको छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखकर एक बच्चे की पर्सनालिटी को बढ़ाने की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि हम अपनी अगर मिस्टेक्स से लर्न नहीं कर रहे हैं, वो भी सीखने की जरूरत है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको हम एक्सेप्ट करें, उससे लर्न करें और ना कहने की आदत भी डालें, सीखें। लर्न टू से नो। गलत चीजों के लिए ना कहना हमको सीखना पड़ेगा। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप कोई चीज आपके मन मुताबिक आपको लग रहा है या समथिंग इज रॉन्ग, तो आपको मना करना आना चाहिए। स्ट्रांगली आप ना कह सकते हैं, बट द सेइंग ऑफ नो इज इम्पोर्टेंट, कि कैसे आप ना कह रहे हो, वो सिखाने की जरूरत होती है। एक जो सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों को, हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आज के जमाने में कि हम उन्हें TQP के रूप में डेवलप करें। TQP दैट इज टोटल क्वालिटी पीपल। हम उन्हें सिर्फ नंबरों की दौड़ में आगे धकेल रहे हैं, परसेंटेज चाहिए इतने, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, ये बनना है, वो अपनी जो पेरेंट्स की डिजायर्स हैं हम कहीं ना कहीं उसमें बच्चों को छूट नहीं दे रहे हैं कि उनमें क्या पोटेंशियल है और वो क्या करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंट जो पिछले 6 महीने गए हैं उसमें इतना कुछ फैमिली दे सकती थी अपने बच्चों को, शायद दी भी है। बहुत ज्यादा परिवारों ने अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया है, अच्छे स्किल्स डेवलप करने का मौका दिया है, सारी चीजें दी हैं।
तो टोटल क्वालिटी पीपल में मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे हमको पर्सनालिटी के ये वो ट्रेड्स होते हैं या मैनर्स होते हैं जो अगर किसी पर्सनालिटी में है तो वो पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है, उसमें नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है, कोई स्कोप नहीं होता। और जैसे बलून्स हम देखते हैं कि बलून्स में जो हवा भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, और उसको जब हम छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ही जो ये बच्चे होते हैं जो TQP की पर्सनालिटी वाले बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो उसी तरह से ऊपर उठते चले जाएंगे, उन्हें फिर नीचे लौटने की या निराश होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो लाइफ मैनर्स होते हैं, ये जो पर्सनालिटी की कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसमें आप कह सकते हैं पोलाइटनेस, काइंडनेस, ये होना जरूरी है, सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस फॉर रिजेक्शन, टॉलरेंस फॉर फेलियर, बहुत सारी चीजों के लिए टॉलरेंस होना चाहिए, कुछ चीज कम मिल रही है उसके लिए टॉलरेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन, सबको कंसीडर करने की जो बात होती है वो होनी चाहिए, शेयर करने की आदत होनी चाहिए, चाहे वो अपने इमोशंस की बात हो, चाहे अपनी चीजों के शेयर करने की बात हो। ये सारी चीजें ऐसे लाइफ मैनर्स हैं जो बच्चों में अगर हम धीरे धीरे डालते हैं तो उनमें होपलेसनेस है, रिजेक्शन को के लिए कोपिंग स्किल्स हैं ये, जिनसे वो कोप कर जाता है अपनी ऐसी विपरीत स्थितियों में जो कि उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। दरअसल हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो खुद कैसे बचें, नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचें और कैसे वो अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। तो बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं और बहुत सारे लोग अपने द्वारा ये चीजें कर सकते हैं कि वो किस तरह से बच्चों में इन चीजों में कमी लाएं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, फैमिली की होती है, स्कूल्स की होती है, काउंसलर्स की होती है, और बच्चों की खुद की सबसे ज्यादा होती है। Yes, ma'am. Thank you so much for sharing all the things, all the factors, and you are very true कि ये सारे factors मिलके एक साथ इन चीजों को risk factor बनाते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब हम सभी ने एक स्टेज में ये सब एक्सपीरियंस किया। इवन आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस थिंग ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन डे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज यू वर देयर एज माई गाइड। अगर उस टाइम पे शायद Yes. आपने मुझे वो गाइडेंस नहीं दिया होता तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वो कभी नहीं हो सकती थी। वो उस टाइम पे वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बहुत ना कच्ची मिट्टी है। वो उस समय आपको जो मिलेगा आप उस तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको नहीं समझ में आता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, आप क्या पाना चाहते हो। और वो गाइडेंस अगर एडोलसेंस में अगर आपको नहीं मिला तो आपकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं हिल जाती। तो ये स्टेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल सही मैम, आपने बिल्कुल सही सारे पॉइंट्स कवर करते हुए बताया। अब वी आर ओपनिंग हाउस फॉर डिस्कशन, so there are many questions ma'am in the chat box. Pooja is also here ma'am from our batch, if you still remember. हम टीम के, and we are actually thankful you started that course in guidance and counseling, जो additional course start हुआ था जिसने हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ गाइड किया। अदरवाइज हमारे लिए साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही रहता और कुछ भी नहीं होता, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है फॉर द IAS, दैट्स इट। एक्चुअली श्वेता, साइकोलॉजी को हमें अपने मन में ले जाना है और आप लोगों ने वो किया है, आपने किया है। आप देखिए इसीलिए आप जुड़ गए हैं उस विषय से, क्योंकि हमें जब हम बात करते हैं तो हम साइकोलॉजी को जीना चाहिए हमें अपने अंदर। और अगर हम साइकोलॉजी से जुड़े हैं तो हमारी पर्सनालिटी दूसरों से थोड़ी अलग होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, वो और मुझे दिखाई बहुत देता गर्व है इस बात का कि मैं आपको उस जगह पे देख रही हूँ और हमारे बहुत स्टूडेंट्स श्वेता इतने सक्सेसफुली लाइफ लीड कर रहे हैं एज काउंसलर, बहुत सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे लिए ये इससे बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं। बिल्कुल मैम, आप लोगों का गाइडेंस है और इसलिए वो एक होता है ना कि वो जो आपका छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जो आपको ग्रेजुएशन में मिलता है, वो आपका बेस डिपार्टमेंट होता है। कहीं ना कहीं वो टीचर्स कभी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, कभी हम आगे नहीं लेके आते, बट जो सीख अगर मिली है वो वहीं से स्टार्ट होती है। तभी हम जाके प्रोफेशनल डिग्री में जाना बहुत बात का काम है, बट ग्रेजुएशन में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग बना, वो ही आपकी आगे की सारी लाइफ लीड करेगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स भी जो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आई रिस्पेक्ट लाइक रिक्वेस्ट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सबका फोकस ना सिर्फ इस बात पे होता है कि
प्रोफेशनल डिग्री पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन अगर आपने बेस डिग्री पे फोकस नहीं किया तो वो प्रोफेशनल डिग्री में वो एफिशिएंसी कभी भी नहीं आ पाएगी। नहीं, तो अभी के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बेस स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग बोलते हो ना म्यूजिक में बेस होना चाहिए, तो सेम वे में लाइफ में भी बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिव्या, can you please unmute everyone so they can join us for the question and answer round? They can directly ask to ma'am. Done, ma'am. Many of the students. Done, ma'am. So we request you all, you can ask directly questions to ma'am. You all can unmute yourself, one by one you can ask. So that will be like more live discussion. हेलो मैम। हेलो, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। आप दिख मैम नहीं रहे हो मैं मुझे। आप मैम वो कैमरा ऑफ कर दिया है शायद। कैमरा अच्छा, दिव्या हाँ, प्लीज बताइए। कैमरा ऑन कर दो सबके लिए, सो एटलीस्ट एक लाइव इंटरेक्शन हो जाएगा इन द एंड। मैम आपकी बात में मैं एक बात जो आपने बोली है वो बिल्कुल सही है, और मैं उसमें सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे हम जो बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कैसे सिखाते हैं, जैसे वो चलना सीखते हैं तो हम जैसे गिर जाते हैं चलते चलते, तो हम उनको सिखाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती तो मतलब जमीन की है, या मतलब चींटी थी या कुछ भी ऐसा पत्थर था, तुम लोग उसको अटक के गिर गए। तो मतलब हम कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उनका ब्रेन जो है वो ट्रेन कर रहे हैं हम इस तरीके से, तो वो चीज थोड़ी सी हम दे रहे हैं, किसी हाँ और जी, को वो हम प्रोजेक्ट करते हैं। जी, तो वो थोड़ा सा चेंज करें तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसा आपने कहा। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, देना मैंने सिखाया है, यही उनको कहा ना फेलियर कि एक्सेप्ट करना सिखाया है। हाँ, मतलब हम उनको ये बताएं कि कोई बात नहीं, अब भी तुम गिर गए हो, हमारा हाथ पकड़ के चलो तो सीखोगे। वो तो जब चींटी को मार दिया या ये जमीन को मार दिया, ये हम तब बताते हैं जब बच्चा रोता है कि उसको चोट लग गई, तो हाँ उसको जी। बहलाने का तरीका होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चा इस एज में है कि वो हमारी बात समझ सकता है, तो हम उसको ये भी समझा सकते हैं, भाई गिरोगी तो थोड़ी सी चोट तो लगेगी। जी अभी जी तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, जब बच्चा और जी थोड़ा बड़ा होता है तो यही चीज की जरूरत है कि बच्चे के मन को भी चोट लगती है, और जब उसका जी मन चोट खाता है तब उस पे मलहम कैसे लगा रहे हैं पेरेंट्स, कैसे उसको डील कर रहे हैं, कैसे उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये रियरिंग में बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने कहा कि अचानक एडोलेसेंट एज में अगर आकर हम ये बात सोच रहे हैं कि हम ये टेंडेंसीज को रोक लेंगे, तो उसके पीछे हमको जाना पड़ता है। जैसे जी फ्लैशबैक में जाने की बात होती है, उसी तरह से कि कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज जो हैं वो एडोलेसेंट एज के बहुत पहले से जन्म ले चुके हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे मैं तो काउंसलिंग सबसे करती हूँ बड़ा स्कूल रोल में, इसलिए मतलब ये चीजें थोड़ी सी मेरे मतलब माइंड में आई, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, उनका मतलब देखा कि किस तरीके से उनको मतलब उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो उन सब चीजों से धीरे धीरे वो मतलब समझ में आने लगता है कि हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं बच्चों की। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैम। जब हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो वेलकम, बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं पूजा, तो फिर हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि आज हम बुरे बन रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि ऐसा मैं नहीं ब्लेम कर रही हूँ कि पेरेंट्स की पूरी गलती होती है, उनका नजरिया होता है कि वो उस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, तो वो उसी तरह की चीजों को लेकर बच्चों के साथ डील करते हैं। लेकिन बच्चों को जब हम ये चीज सिखाते हैं तो उस समय हो सकता है हम बच्चा हमारे बारे में कुछ नाराज हो जाए कि हमको ये चीज है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो समझदार होता है तो उसको रियलाइज होता है कि ये उसके भले के लिए चीज हुई है। तो शुरुआती जो बेस होती है किसी भी इमारत का, जो प्लिंथ लेवल तक आने वाली जो बात होती है, जो उसकी नींव होती है, वो अगर हमने मजबूत डाल दी तो वो बच्चा कभी जीवन में सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो लड़ जाएगा समाज से, उन सिचुएशन से, सबसे लड़ जाएगा। लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत है, अगर उसके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें हैं और पेरेंट्स से उसका सपोर्ट है, तो बच्चा कभी भी किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा। Good morning, ma'am. All the best. Ma'am, my question is,
कि ओके ऐसा एक बच्चा जो एक अब्यूजिव पेट्रियार्की में पला बड़ा है, like that child is raised in an abusive patriarchy. So how is it possible for that child to maintain the positivity around, to have a positive outlook on life? Because family is something which is, you know, the prime factor which contributes towards your positivity. तो जब वही से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक पॉजिटिव आउटलुक कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब फैमिलीज में यू नो लेडीज जो हैं अच्छे घर की हैं, वो दे डोंट वांट टू टेक दिस इश्यू आउटसाइड, वो घर के अंदर ही रखना चाहती हैं, तो पुलिस में रिपोर्ट करना दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी। सो इसको मतलब कैसे टैकल कर सकते हैं, ये मुझे जानना है। हाँ, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी काउंसलर की, है ना। अगर बच्चा काउंसलर के पास जा पाता है, अगर वो अपने उसको ये लग रहा है कि सारे मेंबर्स, अगर उसकी कोई भी मेंबर उसकी बात नहीं सुन रहा है, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या मदर या कोई उसकी हेल्प करने के लिए फैमिली में तैयार नहीं है, और बच्चा इतना बड़ा है कि वो काउंसलर के का पता लगा के उसके पास जा सकता है, तो उसे काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। डेफिनेटली उससे हेल्प लेनी चाहिए कि काउंसलर से जब उसको हेल्प मिलेगी तो उसमें जो मैंने आपसे कहा कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, तो धीरे धीरे कोपिंग स्किल्स थ्रू काउंसलर वो लर्न करेगा, अक्वायर करेगा, और कहीं ना कहीं उसको इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और जब वो खुद में चेंज लाएगा तो हो सकता है फैमिली मेंबर्स में भी चेंज, बहुत जरूरत है इस चीज की। आई एग्री, फुल्ली एग्री कि क्या होता है कि घर में हो रहा है तो मदर भी नहीं हिम्मत कर पाती है Exactly. बताने की, और ये चीज बहुत गलत है। आप जस्टिस के लिए, आप सच सही चीज सही बात के लिए अगर आप खड़े नहीं हो रहे हो तो आपके उस रिलेशन में होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मदद नहीं मिलती है उस बच्चे को तो उसको काउंसलर से मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए, या ऐसे किसी व्यक्ति से वो हेल्प ले सकता है इनिशियली जो व्यक्ति उसकी अप्रोच में हो और जो उसकी बात को अपने तक ही रखे, खुद तक रखे। ये नहीं हो कि बच्चे ने कुछ शेयर किया तो जाकर वापस उसकी मदर को बता दिया, तो कोई मतलब नहीं है, उस बच्चे को फिर और टॉर्चर होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढे, टीचर हो सकती है, क्लास की कोई सहेली हो सकती है, कोई ऐसा एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है, लेकिन ये बहुत केयरफुली करना चाहिए। Exactly. तो बेहतर ये होता है कि हम काउंसलर से कंसल्ट करें, क्योंकि हम किसी और व्यक्ति ने तो वो प्रोफेशन नहीं अपनाया है कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा चीजों को, और उसने कोई ऐसी ओथ नहीं ली है, हुई है, चाहे वो टीचर हो या फ्रेंड हो या कोई और भी व्यक्ति हो, तो वो ये चीज कभी भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकता है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं ये बात बता दूंगी सबको। तो बहुत बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इस समय ऐसे बच्चे के लिए कि वो किसी काउंसलर से अगर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करता है और उससे मदद मांगता है तो डेफिनेटली उसको वहां से मदद मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। है ना, क्योंकि एक और चीज मैं कहना चाहूंगी बेटा, क्योंकि रिश्ते हमको मिल जाते हैं, हम बनाते नहीं हैं। जी है ना, तो हम उनको बदल नहीं सकते, उनसे रिश्ते निभाने के तरीके को हम बदल सकते हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करके। ठीक है? यस सर, अग्रीड। सेटिस्फाइड? यस सर, थैंक यू सो मच। सेटिस्फाइड? थैंक यू जैस्मिन। या थैंक्स। एनीवन एल्स? Hello, I'm Dr. Smita. Can I put on a question? Of course, Yes, please. I am a psychologist, consultant psychologist, and very much thankful to you. Very nice session. Okay. So thank you so much and welcome. Is that, okay. My question is that if we are dealing with adolescent group, and the child is not allowing their parents or teachers to enter into their world, means they have created a defense shield around them and didn't allow them, others, to enter into their world, and they are very much aggressive, are in depression, because as a professional, if we identify in that, then how, and aggressive also, or because these are vulnerable group,
and Oh. we should consult them because they should not indulge एक in एक एक other एक सेकंड, activities like स्मिता, that. कैन यू प्लीज Put some से insight. लाउडली, थोड़ा सा आवाज तेज Okay. करेंगे? ओके ओके, ठीक है मैडम। अगर मतलब हम लोग एडोलेसेंट ग्रुप से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बात जी। करते हैं, अगर वो बहुत एरोगेंट रहें, किसी हाँ। को अपनी लाइफ में इंटर नहीं करने दे, चाहे वो टीचर्स हो या फ्रेंड्स हो जी। या पेरेंट्स हो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है एग्रेसिव है, इसने अपने चारों ओर एक शील्ड बना ली है, डिप्रेशन जी में जी। है, कोई भी कारण से हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे और बहुत एग्रेसिव है, तो कुछ इंसाइट दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। हम लोग तो डील कर ही रहे हैं, शायद ऐसे बच्चों को डील करने में और हेल्प हो। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग स्मिता। आप लोग तो प्रैक्टिकली जुड़े हुए हो उन सब जगहों से। मुझे लगता है कि कुछ तो इनिशियली तो हमें उसको सबसे पहले उससे रेपो एस्टेब्लिश करके ही आगे हम बढ़ पाएंगे, है ना? तो हमें एक दोस्त की तरह उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर वो दोस्त बनने को तैयार होता है तो फिर हमें कॉग्निटिव थेरेपी हम थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, बाद की बात है। लेकिन इनिशियली तो हमें पहले उसके वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश करनी है। अगर वो अग्रेसिव है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां पर उसका इंटरेक्शन बच्चों से ज्यादा ना हो, जहां पर वो हमसे आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद हमको बताए और हम उसकी तारीफ करें, प्रेज करें उसके एफर्ट्स को, और उससे रेपो एस्टेब्लिश करें। क्या ये आप लोग कर पा रहे हैं? ट्राई हो रहा है, मतलब, लेकिन फिर भी कुछ केसेस मैंने देखे कि मतलब हमें पता चल जाता है कि इन्होंने अपने चारों ओर एक डिफेंस शील्ड तैयार की हुई है और जस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मुझे लगा, और काफी बिल्कुल। एग्रेसिव रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, और हाँ। 2-3 केसेस मैंने देखे हैं, तो एग्रेसिव रहते हैं और उनके अनुसार वो बात कर लेते हैं। उस समय पोट पाट के वो चल देते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन बाद में पता चलता है कि मे बी इन फ्यूचर वो कुछ गलत चीज में फंस सकते हैं। मेरे पास एक लड़का और एक लड़की, 2 लोग केसेस मैंने देखे हैं। तो वही मैं सोच अच्छा। रही हूँ कि आप एक्सपीरियंस्ड है, तो, अगर आप भी कुछ तो उसमें बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर फिर अगर वो बच्चे तैयार हैं रेपो एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो फिर हम थोड़ा सा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आप देख रहे हो, तो ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की लेवल पे उतना हम उस बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही जो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो रेपो एस्टेब्लिश हो, एक बार वो हमारा दोस्त बन जाए, हम पे उसका कॉन्फिडेंस आ जाए, और तो हम उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से उसकी मदद कर पाएंगे। हाँ, नहीं मैम, है मैं ना? तो क्लिनिकल क्यों? में ही स्पेशलाइज्ड हूँ। और मैंने एक और अरे चीज वेरी देखी है नाइस। कि कुछ बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंट, जो मैं केस की बात कर रही हूँ, वो काफी अच्छे से थेरेपिस्ट से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जी। पूरी कहानियां बताते हैं, खूब अच्छे से रहते हैं, लेकिन करते वही है बैक में जो उनका मन चाहता है। मैम ये कहीं ना कहीं ना स्मिता मैम, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पे पर्सनालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, गो थ्रू द असेसमेंट प्रॉपरली, बिकॉज वो जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन आ रहा है, जैसे कि मैम ने कहा कि बचपन में अगर कुछ चीजें हुई है, बच्चे के अंदर वो हेट्रेट फीलिंग तब आती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, जब उनका कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो। तो यू नीड टू गो फॉर द प्रॉपर असेसमेंट, देन यू विल मोर अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनालिटी। उसके बाद में यू कैन स्टार्ट ऑन वर्किंग ऑन द थेरेपी एज पर द पर्सनालिटी टाइप, कि क्या इश्यूज हो वही रहे हैं। लॉकडाउन में अभी सब बंद हो गया ना, तो आ हाँ, नहीं रहे लोग 3-4। अब आप जब वो खुलेगा इसके तो बाद एक्चुअली जब आप स्टार्ट करेंगे हाँ, तो आप प्रॉपर असेसमेंट और एक्चुअली मैं प्रॉपर ये बोलना जितना चाहूंगी यहाँ कि श्वेता ने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, पर्सनालिटी असेस करके हमें डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर काम कर पाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। तो असेसमेंट इज नेसेसरी, बहुत लॉकडाउन जरूरत की है कि हम वजह से असेस करें। सारा ब्लॉक हो गया है, अब खुलेगा तो शायद। बिल्कुल मैम, ओके, बस थैंक यू फॉर बहुत द जल्दी आंसर। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। Excuse me, can I just put in my two bit, please? यस प्लीज। Okay, so I'm Mrs. Rachna Luthra. I'm also a school counselor. Thank you, Mrs. Joshi. That was a wonderful session.
a lot of inputs for the school counselor. And this lady who just put in her point before me, I'm sorry, I'm forgetting the name, Dr. Smita, if I'm not mistaken. That's right, Dr. Smita. ये आपकी जो problem है ना, ये बहुत genuine problem है. And generally, because this is a reluctant client, generally एक adolescent अगर आपके पास आया होता है तो उसको किसी ने refer किया होता है. Either the parents are getting or the school has referred, and we are already on a back foot with the client because they think that this counselor is teamed up with the parent and the school and teachers. तो I think एक या दो पूरे sessions तो केवल उसको ये feel कराना है कि we are on their side. Only once that is established can we move anywhere forward with these sorts of back foot clients. Otherwise, they are completely convinced that you are also a part of the other team. So in the books also that I have read, it always says that आप एक दो sessions तो बिल्कुल problem की बात ही मत करिए, आप client की बात करिए. And that's one of the most difficult cases. स्मिता जी से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर अभी बंद है schools और आपके पास उनका contact number है, तो you can contact them. Yes, ma'am. आप उनसे बात करें कि आप उनकी जनरल उनके हालचाल पूछ रहे हैं इस पेंडेमिक में कोविड-19 से रिलेटेड. हाँ, बिल्कुल तो वो आप बात करके उनसे कनेक्ट रहें तो वो उनको ठीक लगेगा. But at the same time, don't look too eager also, because उनको लगता है क्यों मेरे पीछे पड़. It has to be a very fine balance. But it's one of the most difficult things to handle a reluctant client. Yes, or especially this age group. This age group is, I think, very vulnerable. hard to handle. Hard to handle. तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी हमें कि हम पहले उनके दोस्त बने. Yes. Thank you. Thank you, Rachna ji. Thank you, Smita ji. Anyone else would like to express their points? Yeah. I'm Dr. Sadakat. I just want to ask one question to ma'am. That कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि लड़के लोगों को या टीनेजर्स या एडल्ट स्टेजर्स को पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए. Why can't we do this thing like as giving counseling sessions to the adolescent stage, and we just make them to be in a positive attitude? Why can't we do the sessions with the family as well? See, like in my case, I'll tell you, I was dealing with a case in my OPD. So like we had a same adolescent problems and all this. I called this session with the family. There were 6 people in the family. We made it an environment like that way. We started sessions one by one, first with the father, then with mother, then with brother, then with sister. Because in a family, when they go back to family, because they have to live only in a family. So like it's very important to create such an environment in the family as well, so that the boy or a girl will not feel कि मैं तो जन्नत से फिर से जहन्नम में जा रही हूँ. So that is my main point, that we just only talk about the clients like our adolescents. Why can't we do this thing when we are talking to developing of positive attitudes? We should develop positive attitudes to parents as well. Definitely, ma'am. So I would like to answer here, because that's why we divided that series in different topics. So हमने जो कल सेशन किया था उसमें हमने फैमिली पे ही फोकस किया था कि बच्चों पे आने से पहले या बाकी किसी प्रॉब्लम पे आने के पहले फैमिली इज योर बेस. एंड अगर आप फैमिली से स्टार्ट करेंगे, दैट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, साइको एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट विद फैमिली मेंबर्स, कि उन्हें बच्चों को क्या एनवायरनमेंट देना है. Yes, Shweta, see, I'll tell you one thing, like once you talk to the family, they never accepted that, oh, the child has such a deep problem, such a grave problem. They accepted as if, oh, he's a child, he's in an adolescent stage, okay, he's doing it out वो of phase है, that phase है, Yes, that is they very do it out common of fun. phrase. ये phase है, Common that phase. phase over हो जाएगा. हाँ, वो it सिर्फ should ये not be सोच like के this. चलता है. We should Definitely, ma'am. educate family और as यहाँ इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगी श्वेता कि ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है काउंसलिंग की, तो इसमें पेरेंट्स अगर आगे आए तो ही उनकी काउंसलिंग या उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है. Definitely, ma'am. So, मैम वो खुद से तो आगे नहीं आएंगे, because they will never let it to expose everything. So like it is our duty to call them for the child's sake. Like if अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो जाए, उनके घर में माहौल ठीक हो जाए, they should come, and it's our duty.
Ma'am, I think community mental health reach programs are much more required to create that basic insight, because Yeah. तब तक तो कहीं ना कहीं उनका ये भी रहता है कि आपको हमने काम दिया है। मैंने कई पेरेंट्स से ये सुना कि मैंने आपको काम दिया है, व्हाई यू आर कॉलिंग मी। उनको लगता है अगर हमने साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया है। तो वहां पे वो बेसिक इंसाइट लेवल लाना जरूरी होता है कि दिस इज अ ग्रुप थेरेपी और फैमिली थेरेपी वेयर वी नीड, अगर एक प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सबके कारण हो रही है, उसका सोल्यूशन भी सबके साथ ही मिलके आएगा। See, we are तो not doing anything magical with the client, हाँ, with the that boy. they need to Like we understand. should हाँ motivate them. We should हाँ motivate them. बिल्कुल We should हाँ give them हाँ educate in such a way that हम्म, they should be motivated to come forward. बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वही सो मच मैम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगी श्वेता। अभी मैं एक आध दिन के पेपर में ही पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में, कि जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो पेरेंट्स एक्सेप्ट तो करते नहीं है कि उनके पास वो लैक ऑफ टाइम बता देंगे या कुछ और बता देंगे, और वो क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? नहीं 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 मैम, नहीं नहीं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया में अब कुछ मेल मेंबर्स ने एज अ फादर रोल वो हायर करवाना चाह रहे हैं खुद को, कि जिनके फादर टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तो वो फादर का रोल प्ले करेंगे दिन में आके और क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ देंगे। उनको स्कूल छोड़ने जाएंगे, उनको स्कूल से लेंगे, उनके साथ जैसे एज अ फादर जो बिहेवियर फादर फिगर का होना चाहिए वो करने के लिए अब उन्होंने उसको एज अ बिजनेस जॉब, एज अ करियर ऑप्शन रखा है, और उसके लिए अच्छा खासा डॉलर में वो चार्ज करते हैं, और वो भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सोचने वाली बात है कि हम एज अ मदर, एज अ फादर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, अब हम उसके लिए भी लोगों को हायर करेंगे। कितनी सीरियस बात। मैम, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स। यस, तो कोविड तो एक्चुअली मतलब कोविड को तो वैसे ही नाम दिया गया है। हाँ नहीं मैम, कोविड को एक्चुअली सिर्फ नाम बदनाम किया गया, उसके पहले ही डिस्टेंसिंग तो पहले ही हो चुकी थी रिलेशनशिप में एक्चुअली। हाँ Okay, ma'am. So Joshi ma'am, Sadakat ma'am is very senior professor from Jammu and Kashmir, and she is always guiding us in the all our session. So we are very happy to have you, ma'am, and thank you. Please be with us for our next session also. We would be more grateful to have your insight in the session. Yeah, I'm there. Anyone else? There are many more questions in the discussion group. Yeah. I want to discuss one sexual abuse case. No, it's not sexual abuse actually. इसमें ये है कि एक बच्चा है जिसकी 6-7 years है, और वो I think 4 years से वो इस तरह की जो आदतें हैं उसमें हैं, थोड़ी सी सेक्सुअल, और मतलब उसको रिमूव, मैंने एक बार उसका रिमूव भी करवाया था, तो उसकी हैबिट बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसे नॉर्मली वो कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद से उसने दोबारा से वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। तो अभी तो ये आदतें आई कहाँ से थी मैम? एक्चुअली जो मैंने निकाला था उसका मतलब निष्कर्ष जो निकाला था उसके फादर से आई थी। लेकिन उसके फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको एक बार कहा कि हाँ ये चीजें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम है, जो बच्चे ने जो कुछ चीजें देख ली हैं। तो वो बोले नहीं मतलब आए थे यहाँ मतलब मीटिंग के लिए, एक्चुअली वो नहीं एक्सेप्ट। उसके बाद उन्होंने बच्चे को मतलब ये सिखा दिया कि आपको ये चीज नहीं बोलनी है, आपको कुछ और बताना है। अच्छा। तो फिर वो दूसरा रीजन देना उसने स्टार्ट किया कि मैं मतलब मेरे पड़ोसी के घर में मतलब वो वीडियो देखता है और मैंने वो वीडियो देखी और उससे मुझे ये चीज आ गई। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद दोबारा से उसमें वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई। उसकी मदर जो है वो फिर से कंप्लेन कर रही है। तो अभी इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका तो ज्यादा अच्छा आंसर श्वेता देंगी। श्वेता, आप डील करते हो इस तरह के केसेस क्लिनिकली, तो मुझसे बेटर आंसर आप दे पाओगे। पूजा, आई थिंक हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, इसमें ना फैमिली थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी सदाकत मैम ने भी कहा। तो इन द सेम वे विदाउट फैमिली थेरेपी दिस केस कुड नॉट बी हैंडल्ड। और उनको अगर वो डेफिनेटली वो डिनाई करेंगे, बट वो इंसाइट उनके अंदर डालना पड़ेगा। वी नीड टू रियलाइज देम कि व्हाटएवर हैपनिंग आपका चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ने वो सेक्सुअल एक्ट अपनी आंखों से देखा है। दे आर नॉट मेंटेनिंग दिस प्राइवेसी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। और कई बार पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जब बच्चा छोटा होता है उनको लगता है बच्चा छोटा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बच्चे की वो क्यूरियोसिटी उस समय पे सबसे ज्यादा है।
और वही टाइम है जब बच्चा मिसलीड होता है. सो व्हाट यू कैन डू, अगर तुम्हें लगता है कि वो अकेले आने को रेडी नहीं है, यू कैन प्लान अ वर्कशॉप इन द स्कूल ऑन द सेम टॉपिक. ठीक है, कि हाउ टू मेंटेन योर प्राइवेट रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, या फिर इससे मिलता जुलता हुआ कोई टॉपिक लेते हुए पॉपुलेशन कैसी है. बिकॉज कई बार हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है. नहीं, तो हाँ, लोग- इस टॉपिक हाँ, पे थोड़ा हाँ, सा तो कुछ डिफिकल्ट लोग होगा. थोड़ा सा ओपनली बात करना चाहते हैं. जैसे अगर हम गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली की बात करें तो कुछ एरिया है जो बहुत ओपन है. दे कैन टॉक एनीथिंग, दे कैन टॉक अबाउट एलजीबीटी आल्सो, एवरीथिंग. बट देयर आर स्टिल सर्टेन एरिया जहाँ पे आप अगर नाम भी अगर आ जाए ना, सेक्स का नाम आपने लिया, हाँ, इस तो लोग एरिया में आप आपको नहीं ले सकते. ऐसे देखेंगे कि जैसे आपने पाप कर दिया, ऑल्दो दैट इज द बेसिक नीड ऑफ योरसेल्फ. तो कहीं ओके, ना इस कहीं तुमको उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ना, पॉपुलेशन को ओके. ध्यान में रखते हुए तुम्हें और बात नहीं करना है, बिल्कुल। काम को थोड़ा सा घुमा के पकड़ना है, बस इतना काम करना ओके ओके. एक और और मदर इसमें प्रॉब्लम ये मदर को है. इन्वॉल्व करना है आपको. मुझे लगता है हाँ. बच्चा बहुत छोटा है, मदर को हाँ, जरूर आपको इन्वॉल्व करना है. और मदर की थोड़ी आप काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो अगर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे, डिसीजन जी. लेंगी मदर, हाँ जी, तो हाँ जी. शायद धीरे धीरे बच्चे की हेल्प हो पाएगी. हाँ, नहीं, मदर तो पूरा मतलब इनिशिएटिव ले रही हैं और वो बहुत हेल्प भी कर रही हैं, ऐसी वो नहीं है. लेकिन उसका एक बड़ा ब्रदर भी है. ओ मतलब उसका वो है, अभी उसने रिसेंटली 12th पास की है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो ब्रदर से इन्फ्लुएंस हुआ हो, क्योंकि इस एज तक आकर बॉयज जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स विल बी मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से इशू आ रहा है. ठीक है, यू कैन ट्राई. क्योंकि अभी तो उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा सा ना मतलब सिखा दिया है कि ये चीजें नहीं बोलनी है, ये चीज बोलनी है, ऐसे करना है. पर मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा रिजेक्शन महसूस करता है. मतलब घर में उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितना वो चाहता है. इस वजह से या तो उसकी वो हैबिट्स जो है वो चल रही हैं कि मुझ पे ध्यान देते हैं सब. मुझे मेरा सॉरी ये टू मानना है कि ये इंटरफेयर, तो बहुत गलत लर्निंग है. मेरा ये मानना है कि ये बहुत गलत लर्निंग है. को टैप करिए, भाई को टैप करिए, उसकी काउंसलिंग सेशन करने से बहुत चीज पता चलेगा. मैं ब्रदर को बुलाया था पर आया नहीं ब्रदर. मतलब वो दूसरे स्कूल में है ना, सेम स्कूल में नहीं है, तो फैमिली थेरेपी पे थोड़ा फोकस करो और कोई ग्रुप वर्कशॉप प्लान करके देखो. बिकॉज जब कलेक्टिवली कोई नॉलेज जाता है तो इनसाइट ज्यादा क्रिएट होती है. सबसे अच्छी बात ये है. ओके, थैंक यू सो मच. Anyone else? There were questions from Zufeen and Shreya. So Zufeen and Shreya, if you are there, you can ask directly. Or Divya, you can put up the questions. Then we can bind up. It's already 1 hour. Ma'am, Zufeen is asking, can impulsive behavior be a reason for suicide and how? बिल्कुल. इम्पल्सिव बिहेवियर तो एक कारण के रूप में हम देख ही सकते हैं. क्योंकि अगर बच्चे में इम्पल्सिव बिहेवियर है और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई बात उसके मन में घर कर जाती है, तो डेफिनेटली वो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स की तरफ आगे बढ़ सकता है. और इम्पल्सिविटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. सो आपको ज्यादा फोकस वहां पे पर्सनालिटी पे करना है कि पर्सनालिटी में कहाँ इश्यूज आने शुरू हो रहे हैं और उसके ऊपर फोकस करके अगर काम किया जाए. बट इम्पल्सिविटी इज ऑलवेज कि कई बार डिप्रेशन नहीं होने पे भी सिर्फ इम्पल्सिवनेस के कारण ही सुसाइड होते हैं. बिल्कुल. Thank you, ma'am. Another question by Shreya is कि क्या ये risk factors LGBT community में भी same होते हैं among the LGBTQ adolescents? Pardon? Are these risk factors same in the LGBTQ adolescents as well? The LGBTQ plus community, ma'am. मुझे लगता है कि सेम ही होते हैं. सेम ही होते हैं. यस मैम, सेम ही होते हैं. बट उसके साथ उनके साथ में जो एक फैक्टर है रिजेक्शन और होपलेसनेस, सेम ही होते हैं. लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस उनको मिल ही नहीं रहा है. अर्ली एज में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है और बात करने के पहले उनको खुद को पता होना जरूरी है. तो हमारे पेरेंट्स में तो इतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि मतलब अगर जेंडर की बात की जाए तो दे आर लिमिटेड. उसके आगे सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं. देयर कुड बी लाइक जैसे हम रेनबो की बात करते हैं एलजीबीटी पे,
वो वाली अंडरस्टैंडिंग किसी लेवल तक ही नहीं है। तो डेफिनेटली फैक्टर सेम होते हैं, लेवल उनका और ज्यादा इंक्रीज हाई होता है, वो ज्यादा हाई रिस्क पे है इस केस में। बिल्कुल। Anyone else? Yes, ma'am. I have a question. First of all, Yes, thank please. you to both of you for such a wonderful session and insight. Ma'am, I wanted to ask that, for example, like I am a student. I am not a practicing counselor or therapist or something like that. But although we are studying all this, so we know, we can see that there are some symptoms, like some depressive symptoms or some symptoms that can be linked to suicidal tendencies in future. So in those cases, how to intervene? Because if we talk to their parents or if we talk to anybody about it, first of all, the individual is not ready to talk. If I have a lot of friends, I can see there are things. So if you want to talk to them, वो बात करने को नहीं तैयार है किसी और से कि नहीं, you cannot tell anybody else. But if you try and involve their parents, they are like कि नहीं, ये फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. So what if they take a step? What to do in that case? मुझे लगता है अरूबा, इसमें उस व्यक्ति को वही चीज की जरूरत है कि सेल्फ अवेयरनेस उसमें नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर वो चाहे कि उस हेल्प सीकर है अगर, तो फिर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, या उसके किसी नियर एंड डियर को आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। किससे वो बात करता है, जिससे बात करता है उससे हम बात करके देखें। ओके। और इसमें ये भी कर सकते हैं, वी कैन गिव द एक्सपोजर थेरेपी, क्योंकि Yes, ma'am. कभी ऐसे हो जाता है कि लाइक if a child is not ready to talk or she doesn't want to disclose to anyone, you can build a rapport, good rapport, then give her exposure therapy and tell her that like what are the drawbacks if she will not say anything about her own things. She will have a problems, and leave that time family aside. First, you consult the client who has a problem, who is suffering, who is a sufferer. So that's very important. Exposure therapy is very important. Like a clinical psychologist can do that. That's very important. Thank you, ma'am. Yes, so thank you everyone for joining us today. I'm very thankful to you, ma'am, for guiding us. Again, there are so many students who were desperately waiting to hear you out. Even we are grateful थैंक यू कि हमें श्वेता, इतने टाइम के बाद थैंक यू आपको सुनने मुझे का मौका मिला। अपने हाँ इस मुहिम का पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।